देखेंगे क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब ये पूछा जा रहा है कि क्या अगर 6 की पावर n कोई भी संख्या, जैसे मान लो 6 की पावर 1 रखें या 6 की पावर 2 रखें, 6 की पावर 3 रखें, इस तरह ये सॉल्व करने पे क्या कोई नंबर ऐसा आएगा कि इसके यूनिट डिजिट जो हो वो 0 हो जाए। जैसे 6 की घात 1 6, 6 की घात 2 तो 36, 6 की घात 3, इसी तरह से ये करते चले जाओ तो 36 216, 6 की घात 3 216। क्या ये सब इस तरह से कुछ करते जाए, 6 की घात 4, 6 की घात 5, तो क्या कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें यूनिट डिजिट जो हो वो कुछ भी आए, लेकिन वो यूनिट डिजिट जो हो वही संख्या कुछ भी आए लेकिन यूनिट डिजिट उसका 0 हो जाए। तो देखो, अगर वो ध्यान से समझो कि अगर कोई भी जैसे 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड करना हो, 6 की, ये हल देखो कैसे कर लिखेंगे हम कि 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड तो भाई 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 6 का तो हो जाएगा 2 गुणे 3 और घात n लगी है तो हम यहाँ पर घात n लगा देंगे। एक चीज याद रखो कि कोई भी प्राकृतिक संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब उसके गुणनखंड 2 गुणे 5 हों। जैसे समझो बात कि अगर मान लो इसी में 2 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे लगा होता तो 2 और 5 अगर होंगे तभी तो 2 3 6 6 5 30, तभी तो ये इकाई का अंक 0 आएगा। और जब इकाई का अंक 0 आएगा तभी तो उसका वर्ग करने पर भी 0 आएगा। जैसे 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, तभी तो इकाई का अंक इसके आखिरी अंक 0 आया। तो ये चीज याद रखो कि जब भी कोई संख्या प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2 गुणे 5 में होते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं, जबकि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड ये नहीं लिखना आपको, ये मैंने रफ के लिए बताया आपको कल समझाने के लिए। तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 और घात n लगी, यानी कुछ भी अगर 0 है, किसी भी संख्या का 0 है तो उसकी अगर हम घात लगाएंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी लास्ट में 0 ही आएगा। तो यहां हो गया 2 गुणे 5 की घात n के रूप में का होता है, ये हम लिख देंगे। और उसके बाद जब इसमें 2 गुणे 5 नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, अतः 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो समझ गए होंगे कब समाप्त होगी, जब 2 गुणे 5 वो संख्या 2 गुणे 5 के फॉर्म में होगी, तभी वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, नहीं तो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। जैसे इसके पहले भी मैंने आपको एक बताया था कि कोई संख्या 2 और 5 से कब विभाजित हो सकती है। 2 से विभाजित के लिए मैंने ये बताया कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, ये 2 से है। और 5 से विभाजित होने के लिए 0 और 5 होना चाहिए। तो एक चीज देखो कि 2 और 5 इसमें दोनों में यही तो आ रहा है, तो 2 गुणे 5 अगर आता है तभी उसके इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 हो सकता है। समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो भाई एक चीज देखो कि मान लो कि ये
दोनों जो अलग अलग दिया है ये ए हो और ये बी हो, तो हम क्या लिख लेंगे, माना ए बराबर इसका हल क्वेश्चन नंबर 6 का, तो हो जाएगा माना ए बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। एक चीज देखो, तो इस पूरे में 13 कॉमन हो रहा है भाई, प्लस के लेफ्ट और राइट दोनों में 13 है, तो 13 कॉमन हो रहा है, तो हम 13 कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, 7 गुणे 11 और 1 तो बाहर ही हो गया, चाहे गुणे 1 भी करके लिख लो, प्लस 13 भी बाहर हो गया, तो ये भी 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 13, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 1 यानी 11 सतह 77 और ये प्लस 1, ये समझ में आया। फिर यहाँ हो जाएगा 13 गुणे 77 और 1 78, तो 78 देखो, क्या 78 अभाज्य संख्या है, नहीं ना, तो 78 भाज्य संख्या है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं, अन्य दो गुणनखंड हैं। कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये होता है एक तो सब में कॉमन होता है ना, तो एक तो हमको देखना नहीं है, हमको क्या देखना है, हमको देखना है क्या एक के अलावा भी और इसमें भाज्य संख्याएं हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि जैसे 13 कॉमन ले तो हमको ये 2 संख्याएं मिल गई ना। यहाँ पर देखो ये 78 भी कौन सी कैसी संख्या है, ये क्या है, भाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा ये भाज्य संख्या है। क्लियर है ना, यही हमें बताना था भाज्य संख्या क्यों है, तो इसीलिए भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। क्लियर है। अब देखो बी वाला देख लो, ये क्या दिया गया है, ये 7 मान लेते हैं, बी बराबर, माना बी बराबर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें देखो, इसमें क्या चीज हमको दिखाई दे रही है, इसमें देखो तो दोनों तरफ हमको 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों तरफ हमको 5 कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 6 क्योंकि 5 तो बाहर हो गया, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 तो बाहर हो गया, तो 5 इक्के 5 ये बाहर हो गया। क्लियर है। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणे, क्या हो जाएगा 5 गुणे, अब इसको गुणा करो, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो 7 छंग 42 और 4 3 12, 12 दूना 24, तो 24 और 42 का गुणा करके देखो भाई कितना आता है, तो यह हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 हासिल लाए 1, 4 दूनी 8 1 9, तो हो गया 8 6 4 10 के सुन हासिल लाए 1 9 और 1 10 यानी 1008। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1008 और प्लस 1। क्लियर है ये। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुणे 1009। तो यहाँ पर भी भैया सेम कंडीशन आ रही है। सेम कंडीशन क्या आ रही है कि एक को छोड़ के इसके 2 क्या है अभाज्य गुणनखंड है। इसमें देखो इन दोनों में कि इसके अलावा जो है कि एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं, एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। तो यहाँ पर देखो ये 2 संख्याएं हो गई ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर है बात। चलो अब देखो क्या करना है, हमें लिख देना है अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, यह भी एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या
है। क्यों है ये लिख देते हैं, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में, इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं, क्लियर है? समझो बात को कि यहां पर जैसे ये कह रहा है, ये बताओ कि ये एक भाज्य संख्या है, तो हम क्या तो हम पूरे को सॉल्व करें भैया, इसको यहां तक गुणा करें, उसमें 5 जोड़ें, उसके बाद फिर उसका हम गुणनखंड करें। तो इससे अच्छा है कि हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमारा 5 को छोड़ के बाकी सारी चीजें बच जाती हैं, प्लस 1 इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका गुणा करते हैं तो 1008 जैसे यहाँ मैंने करके दिखाया, प्लस 1 किया तो 5 गुणे 1009। तो यहाँ देखो 2 संख्याएं आ गई। अगर 2 संख्याएं आ गई तो इसका मतलब क्या है कि अभाज्य में क्या होता है, केवल 1 कॉमन होता है। यहाँ पर 2 संख्याएं आ गई तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, यदि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? क्वेश्चन समझिए और ये सोचिए कि इसमें क्या निकालना है। मैंने ये बताया था जब अधिकतम पूछेगा तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, एचसीएफ। जब भी क्वेश्चन में इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था, अधिकतम पूछा तो अधिकतम में क्या लगाते हैं, एचसीएफ लगाते हैं। लेकिन जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा कितने समय बाद पुनः, यानी ये पुनः जब वर्ड आएगा तो वहां पे याद रखिए कि वहां पे हमेशा आपको एलसीएम लगाना है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन आसान हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन लगाने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो तो एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है। सोनिया कितना लेती है? 18 मिनट। तो हम ये लिख देते हैं क्या, एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है, चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है। सेम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी तरह से स्टेटमेंट आपको पेपर में लिखने हैं। पेपर में जब आप इस तरह से लिखेंगे तब आपको फुल मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे, कहीं पर भी कोई भी मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं होगी स्टेप में। फिर रवि की बात आती है, रवि उसको 12 मिनट में करता है तो लिख लेंगे कि रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, ठीक। अब दोनों वो एक साथ क्या कर रहा है, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान, यानी दोनों एक ही स्थान पर कब होंगे, तो लिख देंगे कि वे दोनों एक ही स्थान पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 18 और 12 का, ठीक। एलसीएम 18 और 12 का मिनट बाद मिलेंगे, लिख देंगे मिनट बाद मिलेंगे। तो ये इसलिए लिख देना है क्योंकि जब ये पुनः वाला जो सिस्टम होता है तो पुनः में क्या करेंगे हम हमेशा एलसीएम, अधिकतम में एचसीएफ और पुनः में जो होगा वो एलसीएम। तो हम दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद, 18-12 के एलसीएम के बाद मिलेंगे। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। 18 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 18 का अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 18 2 से विभाजित है क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 9 18, फिर ये हो जाएगा 3 3 का 9 और ये हो गया 3 1 3,
तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। फिर अब देखो कहां पर आ गया, फिर 12 देख लो, इसका 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 इक्के 3, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया। क्लियर है। अब देखो अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना हो, इसका एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में जो कॉमन है केवल वही तो लिखना रहता है, जैसे 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 3, तो 2 तिहाई 6। क्लियर है। एलसीएम में देखो क्या निकालेंगे, एलसीएम में तो जो कॉमन है वो तो लिखना ही है और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है, लेकिन हम क्या करेंगे यहां पर हम इस तरह से निकाल लेते हैं कि एचसीएफ निकल गया हमारा, तो हम या तो डायरेक्ट हम एलसीएम निकालते हैं या तो हम एचसीएफ के रूल से निकालते हैं। तो क्या होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यहां हो जाएगा कि लास एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n1 इंटू n2 निकाल सकते हैं ना। तो एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हो गया 6, n1 हो गया हमारा कितना 18 और n2 हो गया 12, तो 18 गुणे 12, तो क्या से हो जाएगा एलसीएम इज, इधर गुणा है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 18 गुणे 12 बटे 6, तो 6 के 6, 6 दूनी 12, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 18 दूना 36 मिनट। अच्छा एक चीज ये कि मैंने इस विधि से क्यों लगा, क्योंकि ये विधि हमने पढ़ी है भाई। अगर आप आसानी से लगाना चाहते हो एक और तरीका ये भी कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से लगा लो, जैसे 18 का कितना था 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर 12 का कितना था, 12 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहां अगर हमें एलसीएम निकालना तो पहले तो वो लिख लो जो कॉमन है, तो ये लिख लिया 2 गुणे 3, उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी लिख दो, तो हो जाएगा 3 गुणे 2। अब गुणा करके देखो आता है 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36। आप चाहो तो इस तरह से भी लगा सकते हो, 36 मिनट बाद वो पुनः मिलेंगे। क्लियर है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। तो आप किसी भी तरह से लगाएंगे आपके पेपर में वो सही माना जाएगा। तो कुछ तो स्कूल में इस तरह से लगवाते हैं, कुछ स्कूल में इस तरह से लगवाते हैं, लेकिन सही आपके लिए दोनों होगा। तो 1.2 एक्सरसाइज हो गया पूरा। अब कल हम पढ़ेंगे 1.3 के बारे में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक चीज और भी है कि भाई अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल शुरू से चल रहा है, 2021 की तैयारी चल रही है। तो एग्जाम में जितने लोग साथ में होंगे, क्योंकि ये बाद में जब आप ग्रुप स्टडीज करेंगे तो आपको जब सभी लोग एक ही टीचर से एक ही चीजें पढ़े होंगे तो वहां पर डिस्कस करने में भी आसानी होगी। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।